घर वालों ने ये नहीं कहा कि दीदी पढ़ाती है स्कूल में, तुम भी कहीं पढ़ा उड़ाओ, ये सब क्या पार्षदी और प्रोटेस्ट में जा रही है? केन बेतवा लिंक परियोजना जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इसमें जो कानून लगता है भू अर्जन अधिनियम 2013, तो प्रशासन द्वारा पहला तो इसमें कानून का पालन नहीं किया गया। हम कहियो वरदान हमरा के मिलबे करी। कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसने हजारों सालों से कभी किसी दीवार को नहीं देखा, जिसे कभी किसी बांध ने नहीं रोका, जो हमेशा अपनी मर्जी से बहती रही, जिसने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया, जंगलों को जिंदा रखा, जानवरों की प्यास बुझाई और इंसानों की कई पीढ़ियों को अपने किनारे बसते देखा। उस नदी का नाम है केन। लेकिन शायद यह उसकी आजादी की आखिरी दिनें बीत रही हैं। यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं, यह उस जंगल की कहानी है जिसने मौत को हराकर दोबारा जीना सीखा। यह उन बाघों की कहानी है जो एक समय इस जंगल में पूरी तरह गायब हो चुके थे। यह उन आदिवासी परिवारों की कहानी है जिनकी कई पीढ़ियां इस मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में बड़ी हुई और आज उसी मिट्टी से उन्हें हटाया जा रहा है। और सबसे बढ़कर यह उस सवाल की कहानी है जिनका जवाब सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरे देश को देना होगा। बंधा सरकार बनवा रही और हम ग्रामों को कछु नहीं दे रही, आफत में डाल रही, हमें ग्रामों को कछु नहीं दे रही। क्या विकास की कीमत हमेशा किसी और को चुकानी पड़ेगी? अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। सरकार केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए देश की पहली बड़ी नदी परियोजना बना रही है। इस परियोजना पर करीब 44,605 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। सरकार का कहना है कि इससे बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाकों में पानी पहुंचेगी, खेतों को सिंचाई मिलेगी, लोगों को पीने को पानी मिलेगा और हर साल पानी की कमी से होने वाली परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। पहली नजर में यह परियोजना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस परियोजना के खिलाफ हजारों लोग कई महीनों से सड़क पर है। सवाल यही है, अगर योजना इतनी अच्छी है तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आदिवासियों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी। हम ऐसे लेटे साहब कि हमको जमीन 3.5 एकड़ जमीन चाहिए और ऐसे घर मकान छीन लिया सारे हैं, तो वो भी चाहने उसके लाने जगह चाहिए घर के लिए। कि जो हमारी ज़मीन मकान छीने जा रहे हैं, जंगल छीने जा रहा है, हम मगुआ चरवा अपने खा रहे थे, अपने बच्चा पाल रहे थे, तो हमारी ज़मीन छीन रही है, मकान छीन रहा है, तो हमको तो वो चाहिए। इस पर हम लेटे हैं जो तक हमारी मांग पूरी न हुए, जो तक हम चिता पर लेटे हैं और सो हम यहाँ से भगे न कहीं। क्यों? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस परियोजना की वजह से 6,000 से ज्यादा गोंड और कोल आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। सोचिए, जिस जमीन पर किसी के दादा परदादा और उनके भी पुरखे रहे हो, जहां खेत हो, जंगल हो, नदी हो, मंदिर हो, आदे हो, अगर एक दिन में कोई आकर कह दे कि अब यह सब छोड़कर कहीं और चले जाओ, तो क्या सिर्फ पैसों से उस जिंदगी की भरपाई हो सकती है? शायद यही सवाल आज हजारों परिवार पूछ रहे हैं। अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के कूपी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। गांव की महिलाएं नदी किनारे लकड़ियों के ऊपर लेट गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी की चिता पर लेटा जाता है। यह कोई पूजा नहीं थी, यह एक शांत लेकिन बहुत दर्द भरा विरोध था, जिसका संदेश साफ था। अगर हमारी जमीन और हमारा गांव हमसे छीना जाएगा तो यह हमारे लिए जिंदा रहते हुए मर जाने जैसा होगा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज किसी की नहीं निकल रही थी। कभी कभी इंसान का दर्द शब्दों से नहीं, ऐसे दृश्यों में दिखाई देता है। इसी आंदोलन के बीच एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, अमित भटनागर।
पिछले कई सालों से वे इस मुद्दे को लगातार उठा रहे थे। उनका कहना था कि यह सिर्फ कुछ गांवों की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले समय में देश की नदियों और जंगलों का सवाल भी है। 3 जुलाई 2026 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 हफ्ता और 2 हफ्ते, कुल 18 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अर्जी ग्राम सभा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ भूख हड़ताल में है। रोज पेपर में छप रहा है, एसडीएम खुद आके देख रहे हैं। अगर हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लिखित में नहीं दिया, ये सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा आपने लिखित में नहीं दिया कि मैं भूख हड़ताल पर हूँ, तो वो हम कैसे मान लें? मैंने अपने 3 साथियों को 3 बार भेजा, मांगों सहित सब सहित कागज लेने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। ये पेपर में आ रहा है। एक संवेदनशील व्यक्ति ऐसी बात करेगा क्या? नेता प्रतिपक्ष आए थे तो 11 दिन में 1 दिन डॉक्टर आया था, उसने सिर्फ ना शुगर उगर ना कीटोन की जांच की, 1 दिन सिर्फ बीपी नापा था। कि जहां घोटालेबाजों को घोटाले करने की आजादी हो, जहां आप भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने की आजादी हो, गांव-गांव में शराब बेचने की आजादी हो, लोगों से पैसे लूटने की आजादी हो, लेकिन अपना दर्द कहने की आजादी नहीं हो इस देश में जीने का। क्या करेंगे? ये भगत सिंह ने इसलिए आप शहादत दी थी। गांधी ने अपना पूरा जीवन जेल में इसलिए गुजारा था। 19 जुलाई को पुलिस कुपी गांव पहुंची। प्रशासन ने कहा कि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां से हटाना जरूरी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। करीब 150 प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया और अमित भटनागर को भी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने पहले ही कह दिया कि वे अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन 4 दिन बाद अस्पताल में उनकी मां उनसे मिलने पहुंची। एक मां जो अपने बेटे की लड़ाई भी समझ रही थी और उसकी जान भी बचाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने अपनी मां के हाथों से नारियल पानी पीकर अपना अनशन खत्म किया। यह किसी आंदोलन की हार नहीं थी, बल्कि एक मां के प्यार के सामने बेटे का झुक जाना था। अब जरा जंगल की तरफ भी चलते हैं। साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचा था। शिकारियों ने लगभग पूरे जंगल को खाली कर दिया था, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद आज वहां करीब 80 बाघ फिर से लौट चुके हैं। यह भारत के सबसे सफल टाइगर संरक्षण की कहानियों में से एक मानी जाती है। लेकिन अब यही जंगल इस परियोजना की वजह से फिर से चर्चा में आ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बांध की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 58 वर्ग किलोमीटर बाघों का इलाका हमेशा के लिए पानी में डूब सकता है। इसके अलावा 100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जंगल पर भी असर पड़ सकता है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति ने भी इस पर चिंता जताई थी कि इससे हजारों हेक्टेयर वनजीव क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। चेतावनी दी गई, लेकिन परियोजना आगे बढ़ती रही। आज पन्ना के जंगलों में बाघ तो लौट आए, लेकिन उनके शिकार पहले जितने नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल पर अगर और दबाव पड़ा तो आने वाले समय में इनका असर वन्यजीवों पर भी पड़ सकता है। इसलिए कई पर्यावरण विशेषज्ञ चाहते हैं कि विकास के साथ साथ जंगल और जानवरों की सुरक्षा पर भी उतनी ध्यान दी जाए। आज भी केन नदी बह रही है, इसके किनारों पर आज भी हवा चलती है, जंगल सांस लेते हैं और बाघ दहाड़ते हैं। लेकिन अब वहां सिर्फ पानी की आवाज नहीं सुनाई देती, अब वहां मशीनों का शोर भी है, आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज भी है और उन परिवारों की दर्द भी जो अपनी मिट्टी छोड़ना नहीं चाहते। विकास तभी सबसे मजबूत होता है जब उसके साथ इंसान और प्राकृतिक दोनों का सम्मान भी बचा रहे, क्योंकि अगर किसी भी नदी का धारा रुकती है तो सिर्फ पानी नहीं रुकती, उसके साथ कई कहानियां रुक जाती है, कई यादें रुक जाती है और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती है। केन नदी आज भी बह रही है, लेकिन वह पूरे देश से एक सवाल पूछ रही है, क्या हम विकास और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं या फिर हर बार किसी एक को हारना ही पड़ेगा? जवाब अब भी बाकी है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।